नमस्कार। न्यू इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। जी हाँ, शिक्षा को सार्वभौम बनाना, शिक्षा के द्वारा भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना एक उद्देश्य है, जिसके साथ सरकार की ये जो शिक्षा नीति है, जिसमें थोड़े बहुत बदलाव लाए गए हैं आगे की तरफ देखते हुए, ये इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना के प्राचार्य विजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में आपका। और मैं आपका होस्ट खालिद रशीद। तो सबसे पहले आपसे सर जानना यही चाहेंगे कि ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो क्या है और इसके तहत क्या लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सन 1986 के बाद लगभग 34 वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति लाई गई है और ये सच पूछी तो समय की मांग थी जी। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी और आज की परिस्थिति जो आप देख रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में कितनी तकनीकी बदलाव आए हैं टीचिंग में, लर्निंग में, असेसमेंट में, तो उस समय की नीति को रिप्लेस करते 1986 की नीति को रिप्लेस किया है 2020 की नई शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति जो है वास्तव में एक स्किलफुल सोसाइटी के निर्माण का आधार तैयार करेगी ये नई शिक्षा नीति। तो कौशल पे ज़्यादा फोकस है जी। स्किलफुल लोगों को तैयार करना, बच्चों को कौशल युक्त बनाना, ये इस शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य है जी। और 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इससे बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं इस शिक्षा नीति में। तो उद्देश्य क्या है, आपको क्या लगता है इस शिक्षा नीति का, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? नई शिक्षा नीति के सबसे इस एक मैं खासियत बताना चाहूँगा इस नीति की कि ये नीति जो है वो पूर्व प्राथमिक से लेकर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, चाहे वो मेडिकल हो या जनरल एजुकेशन हो, लॉ हो, सभी को समाहित किए हुए। ये बहुत बड़ी मतलब कि इसकी एक विशेषता है। इसकी अगर हम उद्देश्यों की बात करें, एक सबसे आधारभूत उद्देश्य है कि 2026 और 27 तक आधारभूत जो साक्षरता है बच्चों में, कक्षा तीसरी तक बच्चे, आधारभूत साक्षरता है और संख्या ज्ञान है, जो ज्ञान है जिसे हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी बोला जा रहा है, उस ज्ञान को कक्षा तीसरी तक के बच्चों को मतलब परिपूर्ण कर देना कि कक्षा तीसरी से बच्चा जब निकले तो वो भाषा का पूरा ज्ञान हो, वो पढ़ पा रहा हो, संख्या ज्ञान, वो कैलकुलेशन, जमा घटा गुणा तक वो कर पा रहा हो। ये आधारभूत इसके उद्देश्य हैं। एक दूसरा उद्देश्य है इसका कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको प्राप्त करना कि 2030 तक भारत के सभी बच्चे जो स्कूल जाने लायक हैं वो सभी बच्चे विद्यालय प्रशासन में या कहेंगे शिक्षा प्रशासन में एनरोल हों। कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर ना रहे, तो वंचित ना हो, शिक्षा से वंचित ना हो, प्रारंभिक शिक्षा से वंचित ना हो जी, उच्च शिक्षा से वंचित ना हो, क्वालिटी एजुकेशन जी, क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है लोगों को मिले, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है जी। तो फर्क क्या देखते हैं? हमारे यहाँ शिक्षा नीति तो पहले भी रही, 1986 की नीति है, आपने जैसा कि अभी बोला कि 34 साल के बाद ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। और उससे पहले भी हम लोग चले जाएं तो मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसका हम लोग अनुसरण करते रहे हैं। तो आज की जो शिक्षा नीति है वो किस तरह से उसमें फ़र्क आता है, क्या बदलाव किए गए हैं इसमें? जी, इससे पूर्व कभी भी हम शिक्षा नीति का कंपेयर करेंगे तुलनात्मक अध्ययन तो पिछली शिक्षा नीति से, पिछली शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसका एक उद्देश्य जो था वो शिक्षा की पहुंच से था, शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना ताकि बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिले जी। यानी प्रारंभ से ही क्वालिटी एजुकेशन मिले जी। यानी सिर्फ ये नहीं है कि एक्सेस हो जाए जी, स्कूलों तक उनकी पहुंच हो जाए जी, या स्कूल उन तक पहुंच जाए
बल्कि गुणवत्ता के साथ पहुंचे, शिक्षा जी। पूरी गुणवत्ता के साथ उन तक मिले। तो ये बहुत बड़ा फर्क आप देख रहे हैं। जी। इसके अलावा और क्या क्या बदलाव और इस शिक्षा नीति में दिख रहे हैं? 1986 की शिक्षा नीति से अभी की जो शिक्षा नीति है, एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को शामिल करना है। इससे पहले जो था कि कक्षा पहली में बच्चा जाएगा और उससे पहले की शिक्षा ये माता पिता की, परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो बच्चे को कहीं भी पढ़ाएं और पहली कक्षा में विद्यालय में डालें। लेकिन अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए भी रेगुलेशंस बनेंगे, नियमावली बनेगी और उसके लिए विद्यालय खुलेंगे, यानी कि सरकारी विद्यालयों में भी इसके प्रावधान किए जाएंगे। तो सरकारी विद्यालयों में भी इसके प्रावधान किए जाएंगे। यहीं पर जो महत्वपूर्ण सवाल ये रहता है कि इस जैसी कि मेरी जानकारी है, हालांकि आप विशेष तौर पे ज़्यादा इसमें जानकारी दे सकते हैं, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां आपके ज़रिए जो है वो ऑथेंटिक ढंग से पहुंच सकती हैं। मातृभाषा में 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने का आधार ही भाषा है। बगैर भाषा का ज्ञान नगण्य है, उसके कोई औचित्य ही नहीं। तो जो बच्चा अगर घर में जो भाषा का प्रयोग करता है, अगर विद्यालय जाए, अगर उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाए, तो उससे बड़ी उपलब्धि उसके लिए नहीं हो सकती है। सामान्यतः क्या होता है कि हम घर में दूसरी भाषा है और विद्यालय में दूसरी भाषा है, जिससे क्या हो जाता है कि बच्चा जो है ना एक कटा सा महसूस करने लग जाता है। इस नीति में प्रावधान किया गया है कि 5वीं कक्षा तक बच्चे को मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी। अगर संभव हो तो ये 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है कि उसको मातृभाषा में अथवा स्थानीय भाषा में बढ़ाया, मतलब उसको शिक्षा दी जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चा जो है ना विषय वस्तु ग्रहण करेगा कि जिससे अपनी मातृभाषा में, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा जिससे कि जो एकता का भी विकास होगा, क्योंकि भाषा जो है ना एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है और भाषा ही है जो हमारे विविधताओं को एकता में पिरो के रखती है। भाषा के संबंध में एक और बात बताऊं कि इसमें ना केवल मातृभाषा की बात की गई है, ना केवल क्षेत्रीय भाषा की बात की गई है, इसमें विदेशी भाषाओं की भी बात की गई है कि बच्चा 9वीं ये बहुत विशेष जानकारी आप दे रहे हैं कि इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी, विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। जी, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा 5वीं तक, 8वीं कक्षा तक, उसके बाद विदेशी भाषा, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो अपने इच्छा के आधार पर, उसकी चॉइस के आधार पर वो भाषा पढ़ सकता है, जिससे कि वो अपने आप को व्यावसायिक रूप में या कहेंगे शौक के तौर पर वो विदेशी स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण भी वो अपना कर सकता है। तो ये भाषा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात नई शिक्षा नीति जो है इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपका कौशल विकास हो रहा है। आपको बेसिक शिक्षा तो मिल ही रही है, आपका कौशल विकास हो रहा है, साथ साथ देश की जो आवश्यकताएं हैं, एकता, अखंडता, उसको मजबूत करना, उस तरफ भी इसका पूरा ध्यान है। और मातृभाषा में शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, इन भाषाओं का तो विकास होगा ही। जो आप फॉरेन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, विदेशी भाषा भी सीखने का अवसर उनको मिलेगा, तो ये ऐच्छिक होगा, ऑप्शनल होगा? जी, ये ऑप्शनल होगा। जो बच्चे अगर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा बीच में विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन होगा, वो सीख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बच्चा, अभी क्योंकि देखिए 9th क्लास का बच्चा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो वो हलचल होती है मन में कि मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, और वहीं बच्चा अपना एक दिशा निर्धारित कर लेगा कि मुझे ये भाषा सीखना है, इस दिशा में जाना, इस दिशा में जाना है। और बहुत से बच्चे हमारे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, यहाँ पढ़ के विदेशों में जाते हैं, तो वो जो बैरियर होता है वहाँ पे जाके जो परेशानियाँ होती हैं, वो परेशानी उन बच्चों को नहीं आएंगी। ये प्लस पॉइंट हो। तो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार करना, एक मजबूत नींव यहाँ पे बन जानी, जिससे बड़ी इमारत, बड़ा भवन, मजबूत भवन जो है उस पर खड़ा हो सके, ये उद्देश्य है जी भाषा के माध्यम से। आपने उसको एक्सप्लेन किया कि भाषा पे इसलिए इतना जोर है कि आपका कौशल विकास भी हो, और भारत में तो आपको अवसर मिले ही मिले, बाहर भी अवसर अगर मिल रहा है तो उससे आप चूके ना, वंचित ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 10+2 का पैटर्न फॉलो किया गया,
10+2। अब जो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पैटर्न फॉलो किया जाए 5+3+3+4, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा ये समझाएं कि 5+3+3+4 इसका मतलब क्या है। जी, मैं अपने दर्शकों को विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा कि 5+3+3+4 ये नया पैटर्न अपनाया गया है। और 5 मीन्स पहले 3 साल पूर्व प्राथमिक शिक्षा और 2 साल पहली और दूसरी, +3 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीसरी चौथी और पाँचवीं, फिर +3 छठी सातवीं आठवीं, फिर +4 9वीं से 12वीं, इस तरफ बाइफरकेट किया गया। इसे करने के एक उद्देश्य है, पहली और दूसरी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जोड़ दिया गया है, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे का जो आधार होगा, उसका फाउंडेशन होगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। और बच्चे जो पूर्व प्राथमिक रहेंगे, मतलब कि जो नर्सरी, LKG, UKG, बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में हैं, वो सीधे फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे। मीन्स वो सिस्टम से निकलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, फर्स्ट सेकंड में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, उसके बाद 6 7 8 6 7 8 के बारे में बताएं कि इस नीति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि व्यावसायिक शिक्षा को 6 क्लास से ही आरंभ कर दिया गया है। तो 6 क्लास से बच्चों को, छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा की जी भी दी जानी शुरू कर दी जाएगी। जी, ये किस तरह से होगा? जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हैं, आप इन चीज़ों पे पूरी सिर्फ ना नज़र रखते हैं बल्कि इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। जी, तो आप बेहतर ढंग से बताएंगे कि ये व्यावसायिक शिक्षा जो है छठी से कैसे दी जाएगी। ये सब कुछ निर्भर करता है बच्चे के इच्छा के ऊपर। ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल मतलब हर बच्चे को किसी न किसी में, मतलब व्यावसायिक शिक्षा में इन्वॉल्व रहना, मतलब किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। इस शिक्षा नीति की बात यह है कि बच्चे जो हैं जो चाहें सीखना नैसर्गिक तौर पे सीख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटरी है, पॉटरी है, या कोडिंग है। बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है कोडिंग में, तो उसको कोडिंग का वीकली पीरियड दिया जाएगा, उसका चॉइस होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये नहीं कि वो अपना पेशा अपनाए, बल्कि उसमें रुचि हो और उस काम को करे। आज हमें एक बल्ब चेंज करना होता है तो हम फ़ोन मिलाते हैं कि भाई बल्ब चेंज करना है, ट्यूबलाइट चेंज करना है। लेकिन 6 क्लास से 8 क्लास तक बच्चा इतना रहेगा कि भाई बल्ब चेंज करने का क्या कैसे करना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा तार होता है, उसे पता है। तो बल्ब अब तो ग्लव्स पहनेगा, तो लेगा और अपना चेंज कर देगा। तो ये ना केवल प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनली उसको लेंगे वो तो लेंगे, बल्कि अपने आप को स्किलफुल कंपिटेंट बनाना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ये चीज़ व्यवसायिक शिक्षा के। और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चा 6 क्लास से इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका आता है, इंटरेस्ट है, आगे कर करके वो जाके इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकता है। कोडिंग का बच्चा है, 6 क्लास से स्टार्ट हो जा रहा है, अपने कोडिंग की फील्ड में इंजीनियर बन सकता है जी। तो इस तरह के यहीं से शुरू करना, ताकि बच्चा का इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो उस फील्ड में वो यहीं से चला जाए, लेकिन ऐच्छिक रूप से, कंपल्सन नहीं होगा। कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल मजबूरी किसी तरह की नहीं है, इच्छा के अनुसार। आपने कोडिंग का जिक्र कर दिया, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कंप्यूटराइजेशन है, जी, कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा, इसको बहुत स्ट्रेस किया गया है, इसको बहुत फोकस किया गया है। इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आज का जो समय है वो कंप्यूटर की शिक्षा के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई स्किल हो सकता है। जी, वास्तव में नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चा जहाँ है, जैसा है, उसको वैसी शिक्षा देना, उसके डिमांड के अनुसार। और इसको किस माध्यम से कर सकते हैं? इसको केवल डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, और डिजिटल कंप्यूटराइजेशन के थ्रू आ सकता है। तो बच्चों को, या कहेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए डिजिटल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे विद्यालय शिक्षा की बात हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा की बात हो, अब वो डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से अब हम उस सार्वभौमिकरण को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो इसके तहत जो है कंप्यूटर का जो ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के तहत, अगर हम लोग देखें तो वो बेसिक जानकारियां ही होंगी, या आप जिस तरह से कह रहे थे कि कोडिंग की जानकारी देना, तो कोडिंग तो आगे का स्टेज आ जाता है। इसका मतलब उनको तैयार करना कि वो कोडिंग जैसी हाई लैंग्वेजेस जो हैं वो भी सीखें, ताकि आगे वो प्रोग्राम भी अपना डेवलप कर सकें, और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो जाना चाहते हैं अगर जो बच्चे, वहाँ पे उनको सुविधा हो। वास्तव में 6 to 8 में तो केवल उसका इंटरेस्ट बेस्ड बेसिक जानकारियाँ, और उसके बाद 9th क्लास से उसको सब्जेक्ट
को जो चॉइस बेस दिया जाएगा, उसको जिस फील्ड में जाना चाहे, जैसे आईपी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट में जाना चाहता है, कंप्यूटर में जाना चाहता है, तो उसको 9 से एज ए सब्जेक्ट ले सकता है, और 6 to 8 में केवल चॉइस एज ए हॉबी ले सकता है। एज ए हॉबी ले सकता है, उसके बाद वो परसू कर सकता है। 9 से 9वीं से वो उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे ले सकता है और उसमें अपने आप को स्किल कर सकता है। अब जब हम सुरुचिपूर्ण बनाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा को सुरुचिपूर्ण बनाने की बात करें, लचीली व्यवस्था बनाने की बात करें, ड्रॉप आउट्स कम करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें होमवर्क को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं कि बच्चों पर होमवर्क का बोझ ना पड़े। तो वो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे कि मेरी जानकारी है कि शुरुआत में उनको होमवर्क ना दिया जाए। वास्तव में फर्स्ट और सेकेंड क्लास का प्रावधान क्या है, नो बैग लेकर आएंगे। पहली और दूसरी नो बैग लेकर आएंगे, स्कूल में सारे बुक्स छोड़ देंगे, होमवर्क देना ही नहीं। बच्चा स्कूल में आएगा, एक्टिविटी बेस, प्ले बेस, प्रोजेक्ट बेस, वो सीखेगा, करेगा, बस स्कूल में करेगा, घर जाके उसी को अपने, लेकिन होमवर्क का कॉन्सेप्ट ही कहीं नहीं है। 3rd और 5th में 1 आवर पर वीक, 1.5 आवर पर वीक, इस तो मतलब कि नहीं के बराबर। बच्चा को अभी क्या है, पहले की जो बातें हुआ करते थे वो रटना है, रट लेना है, वही ज्ञान प्राप्त हो गया, या परीक्षा के लिए तैयार होना है कि कल परीक्षा है या 6 महीने बाद परीक्षा है, 2 महीने बाद, उसके लिए तैयार होना है। अब पूरा सिस्टम क्या है कि परीक्षा के लिए नहीं, कौशल के लिए तैयार होना है, कौशल के लिए तैयार होना है। अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करना है कि कॉम्पिटेंसी बेस सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी, और इस कॉम्पिटेंसी बेस में कॉम्पिटेंसी बेस एजुकेशन कॉन्सेप्ट नया है। लेकिन विजय कुमार जी, होमवर्क तो हम लोग भी करते हैं, इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, मैंने भी होमवर्क किया है, आपके सामने है। तो होमवर्क बिल्कुल है ही नहीं, मतलब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होमवर्क का कंसेप्ट ही नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो एक्टिविटी बेस है, उसे प्ले बेस है। जैसे कि बच्चों को 3rd क्लास के बच्चों को या 2nd क्लास बच्चों को फ्रूट कलर्स के बारे में बताना है, तो उसको ये नहीं है कलर नाम के लिख के लाना है, उसको ये बता देंगे अपने घर में जाओ, आपके घर में मम्मी के साथ बैठो, किचन में जिस रंग के डब्बे दिखाई देते हैं और उस रंग में क्या क्या सामान रखा जाता है, उसके रंग लिख के लाना है। तो लिखा हल्दी का क्या रंग है, पीला रंग है। मिर्च का रंग क्या नाम है, लाल रंग है। तो इस तरह क्या है, वो देख रहा है, समझ रहा है, उसे नहीं पता होमवर्क कर रहा है, वो क्या है, वो चीज़ों को वहाँ लर्निंग कर रहा है। तो इस तरह का है, प्रोजेक्ट बेस देना है, एक्टिविटी बेस देना है होमवर्क, लेकिन रटन प्रणाली वाला नहीं है। एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना उसे केवल कॉम्पिटेंस, इतना कॉम्पिटेंट बना देना है कि वो भविष्य के लिए एक का एसेट बन पाए, देश के लिए एसेट बन पाए। इतना कॉन्फिडेंस उसमें डाल देना है कि वो देश का एक कॉन्फिडेंट नागरिक हो और देश को आगे बढ़ाने में, ज्ञान महाशक्ति बनाने में अपना योगदान निभा सके। हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हायर एजुकेशन की भी चर्चा की गई है, उस पर भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर। जी, वास्तव में हायर एजुकेशन को बहुत फोकस किया गया है। जितना स्कूल एजुकेशन किया गया है उतना ही हायर एजुकेशन। यहाँ पे अभी हम जो सिस्टम चलाएगा, 3 साल बच्चा एडमिशन लिया, 3 साल ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं कर पाया, तो किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, तो नहीं कर पाया तो उसे फेल मान जाता है, उसको डिग्री नहीं मिलती है। अब क्या कर दिया कि हमारी एक कहते हैं कि हेट्रोजीनियस विविध सोसाइटी है, तो किन्हीं कारणों से बच्चा ड्रॉप आउट हो सकता है। अब क्या कर दिया गया है कि 12th के बाद बच्चा एडमिशन लेता है, 1 साल में कंप्लीट करता है, छोड़ना चाहता है, उसे सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने 1 साल का काम किया है। 2 साल में कर लेता है, उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा, वही कोर्स है, मान लीजिए BA ऑनर्स कोर्स या पास कोर्स है, तो 1 साल का सर्टिफिकेट 2 साल में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दे दिया, 3 साल में उसको डिग्री दिया जाए। तो इस तरह एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट, मान लीजिए 1 साल में कोई बच्चा छोड़ दिया और उसे 4-5 साल बाद किन्हीं कारणों से उसको ऐसा लगा कि अब मुझे मेरी आर्थिक स्थिति सही है या कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं दोबारा एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करना है, तो वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करेगा, वो सेकंड ईयर से स्टार्ट करेगा, जहां उसने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेगा। और एक क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, कई सारे एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं कि अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट 1 साल के बाद छोड़ रहे हैं जी, अगर आप 2 साल के बाद बैचलर कोर्स से 1 साल के बाद छोड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी।
उसके बाद आपको 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल के बाद छोड़ रहे हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स डिग्री उसको मिलेगी, आपको बैचलर डिग्री तो मिलेगी ही, ऑनर्स डिग्री मिलेगी, साथ ही स्पेशलाइजेशन उसका है, रिसर्च का भी आपको अटैचमेंट उसके साथ मिलेगा। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सुधार है। बहुत और इसके क्योंकि हमारा जैसे विविध समाज है ना, और जो हम देखते हैं एनरोलमेंट रेशो कि फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लेते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर जाते हैं, बहुत ड्रॉप आउट्स होते हैं, बहुत डिमांड थी और क्रांतिकारी डिसीजन है ये, और ये नई शिक्षा नीति। तो ये यूनिफॉर्म है, हर तरह से यूनिफॉर्म है सभी वर्ग के लिए, सभी सेक्शंस के लिए। जी, ये केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है। अब धीरे धीरे सभी राज्य सरकारों के प्रावधान जा रहे हैं, और वो भी मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि कुछ सालों के बाद सभी राज्य सरकारें भी ये प्रावधान मान लेंगी और ये नीति लागू हो जाएगी। लेकिन अभी तो केंद्र सरकार के स्तर पर नीतियाँ, जैसे केंद्रीय विद्यालय हुए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुई हायर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में वो हुए, या वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल से एड प्राप्त करती हैं, तो वो ये सब लागू कर रही हैं, और स्टेट में भी संभावना है कि कुछ सालों में लागू हो जाएंगे। तो इसका लाभ लेने के लिए जो हमारे श्रोता हैं वो बहुत ही गंभीरता से इस वक्त सुन रहे हैं, सिंसियरली इसको सुन रहे हैं, और आप जो जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं वो वाकई एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है कि जो उच्च शिक्षा है, अब उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य जो हम लोग बहुत सालों से पाले हुए थे वो अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आमतौर पे कई मजबूरियां होती हैं, उच्च शिक्षा हासिल लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप 1 साल में भी एग्जिट कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, माफ कीजिएगा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, तीसरे साल आप डिग्री ले सकते हैं, चौथे साल आप ऑनर्स डिग्री ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं पूरी तरह से। बीच में अगर छोड़ रहे हैं तो फिर आप उसको वहीं से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो इसका आगे क्या असर देख रहे हैं आप? आगे मैं समझता हूं कि जो उच्च शिक्षा का जो है ना, जो उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी, उसका एक्सेस बढ़ेगा। आपको मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी भी हायर एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम है, और नई एजुकेशन, अभी GER की बात हुई स्कूल एजुकेशन की, कि 2030 तक 100% एनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाए, ग्रॉस एनरोलमेंट, हाँ, सुनिश्चित किया जाए। स्कूल हायर एजुकेशन का भी टारगेट रखा गया है। हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% GER टारगेट रखा गया है। तो मान के चलते हैं, ये तो तथ्य कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आज भी हायर एजुकेशन 50% से भी कम है। तो ये जो GER 50% हायर एजुकेशन में लागू कहेंगे प्राप्त होने का जो लक्ष्य है, मैं समझता हूँ इस नीति की वजह से वो प्राप्त किया जा सकेगा। तो हमने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी ये स्टैंडर्ड एक तरह से बना के रखा है कि हम वहाँ पे जो ड्रॉप आउट्स है उसको कम करें, और इसीलिए शायद ये इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि जो छात्र छात्राएं इनरोल हों उच्च शिक्षा के लिए, वो किसी वजह से अगर बीच में छोड़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा ना हो कि वो वंचित हो जाए और वेस्ट हो जाए। 1 साल या 2 साल वेस्ट माना जाता है, आज की तारीख में वेस्ट माना जाता है, लेकिन वो 1 साल भी उनका यूटिलाइज हो सकेगा, 2 साल यूटिलाइज हो सकता है। और एक चीज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी भी जाना चाहे ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे जो कौशल विकास का, उच्च शिक्षा में कौशल पे कितना जोर है? उच्च शिक्षा में सिलेबस, 2 चीज, एक ऑटोनॉमी दी जा रही है यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, और सिलेबस इस प्रकार बनाया जाए कि उसका स्किल डेवलप हो, केवल थ्योरेटिकल नहीं, रटन प्रणाली नहीं, कि उनका अगर सिलेबस में ऐसे कंटेंट होंगे जिससे उनका कौशल विकास हो, तो फिर वो बेहतर फिर से हम लौट कर आ रहे हैं जो अहम है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो प्रावधान है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, वो क्या है? आप थोड़ा दर्शकों को ये जरूर बता दें। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान है कि कक्षा तीसरी तक, क्या कहें कि 3 साल की आयु से लेकर 6 साल की आयु तक 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और अभी तक की जो शिक्षा नीति थी उसमें कहा जाता था ये परिवार का काम है और परिवार पे छोड़ दिया जाता था, प्रावधान नहीं होते थे। जगह जगह नर्सरी स्कूल या LKG स्कूल, किंडरगार्टन होते, वो पढ़ाया करते थे। अब सरकार का ये लक्ष्य है कि पूर्व प्राथमिक को भी प्राथमिक के साथ जोड़ दिया जाए, उसको अटैच कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चे, हम समय का सदुपयोग कर ले रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, मूल्यांकन को इसमें कितनी जगह मिली हुई है? असेसमेंट पार्ट जी, अब असेसमेंट के अभी हमारे रटन प्रणाली या परीक्षा के लिए तैयार होते हैं हम बच्चे, हम भी अपने घरों में
बच्चे हमारे तैयार होते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब मूल्यांकन के लिए एक बच्चे का मूल्यांकन शिक्षक करेंगे, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, और तीसरा मूल्यांकन उसके दोस्त भी करेंगे, पीयर मूल्य इवैल्यूएशन जिसे कहा गया। तो ये 1/3 होगा तीनों का, मतलब अभी केवल बच्चा परीक्षा देता है, ठीक हो जाता है, उसको जितने मार्क्स मिले उसको 40%, 30% जितना उसको मिला या 60% जो मिला उसको दे दिया जाता है। लेकिन अब नहीं, अब शिक्षक मूल्यांकन करेंगे। जानकारी आपने दी है कि मूल्यांकन का जो प्रावधान इसमें है वो ये है कि आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेंगे, तो जो दबाव होता है मूल्यांकन का वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके दोस्त भी करेंगे, पीयर ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास जानकारी देने के लिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इतनी विस्तार से बताने के लिए। जाहिर तौर पे दर्शकों को इसका बहुत लाभ मिला होगा, उन्हें पहुंचा होगा। तो आज न्यू इंडिया कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बातचीत यहीं तक, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।